अरे बच्चों, तो आज बहुत दिनों के बाद हम यूट्यूब पर आए हैं और आज से हम एक 2027 की वार्षिक परीक्षा जो होगी उसका टारगेट लेकर हम सब आए हैं कि 2027 में हम सब अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए हम सब सबसे पहले जो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए उसको लेकर के हम आए हैं आज और देखेंगे कुछ विशेष जानकारी जो आपके यूट्यूब पर आज तक कभी नहीं दिखा होगा। आज पहली बार आपके यूट्यूब पर यह क्लास इतनी बारीकी से चीजों को समझाते हुए लेकर आए हैं, तो आप सब जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं ये कि बिहार बोर्ड जो 10वीं का एग्जाम कराता है उसमें एग्जाम कौन कराता है, किस प्रकार का एग्जाम होता है, कुछ बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि एग्जाम होता कैसे है, नहीं होता है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम सब यहाँ पर जो आप दिख रहा है ऊपर में लिखा है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसको कराने वाले जो संस्था है उसका नाम है BSEB बोर्ड और आगे में आपको मिलेगा पटना लिखा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, आपको मिल जाए पटना लिखा हुआ, मतलब ये हुआ। इसका पूरा नाम अगर देखोगे तो लिखा होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आगे में पटना। और ऊपर में अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है। कुछ बच्चे के मन में ये बात आते होंगे कि सर ये सब क्या है, एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी रखिए, हम और आगे चलेंगे आपको कुछ विशेष जानकारी बताएंगे इसमें। दूसरी चीज, प्रत्येक साल हमारे बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष आनंद किशोर है वो हर एक बार आपको 17 फरवरी से आपको एग्जाम कराने का वादा किया है कि प्रत्येक साल हम क्या करेंगे, जो 10th क्लास के बच्चे होंगे, 10वीं के बच्चे होंगे, उसका एग्जाम हम 17 फरवरी से कराएंगे, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है वो हम मार्च के लास्ट वीक में देंगे, अंतिम मतलब मान लीजिए लगभग 1 महीने में आपका यह रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ गया कि अब आपके पास समय कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करिए। दूसरी चीज, अब एग्जाम कितने तरह के होते हैं, गौर से देखिएगा आप सब। देखिए एग्जाम जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार के सब्जेक्ट के जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे। एक आपको मिलेगा कंपलसरी, एक नेसेसरी और एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट मिलेंगे। कंपलसरी जो अनिवार्य विषय है, दूसरा है आवश्यक, ये आपको रखना ही पड़ेगा, मार्क इसका जुटता नहीं है लेकिन आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है आपको एडिशनल, जिसे हम सब ऐच्छिक या अतिरिक्त कहते हैं। 100 नंबर का ये भी होता है, 100 नंबर का आपको ये भी होता है। इसमें आपको इंग्लिश है, यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप मैथ रख सकते हैं, मैथिली रख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में उर्दू रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं। इसको दूसरा कोई सब्जेक्ट आता है एडवांस लेवल की, आपको यहाँ पर वो रख सकते हैं। इसमें आप पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें आप पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आती है कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट कुल मिलाकर के 500 अंक के पूछे जाते हैं। पहला मैथ, साइंस, SST, MIL, SIL। खास करके आप सबको ये 2 चीजों जो दिखते होंगे, 3 चीजें थोड़ी आप सबको डाउट ना हो, इसका भी हम देखो फुल फॉर्म लिखिए। MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज,
जिसमें आपको हिंदी कंपल्सरी दिया है। SIL जो होता है इसका मतलब होता है सेकेंड इंडियन लैंग्वेज, जिसमें कोई जो उर्दू जो जानते हैं वो उर्दू रखते हैं, कोई मैथिली रखते हैं, कोई संस्कृत रखते हैं। ठीक है। अब ये 500 के जो एग्जाम है, ये 500 के एग्जाम दो पार्ट में बांट करके किया जाता है। वो क्या है, दो पार्ट में बांट करके, कौन कौन से? एक आपको होगा थ्योरेटिकल, जो आपको 17 फरवरी से होता है, जो आपको 460 नंबर का होता है, इसको सैद्धांतिक कहते हैं। और एक होता है प्रैक्टिकल, तब तो शायद सेंटर देता है अलग स्कूल में, नहीं तो पहले स्कूल स्वयं कराते थे। इसमें 40 नंबर का होता है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दो, 20 नंबर आपको साइंस से और 20 नंबर आपको सोशल साइंस से आपको प्रैक्टिकल मिलता है। तो आपको मोटा मोटी ये चीज समझ में आ गया कि हमको कुल एग्जाम जो होगा वो 460 का ही होगा। इस 40 में से आपको कम से कम 38, 36 या कभी कभी 40 अंक आपको स्कूल दे देता है। बाकी 460 नंबर में आपको फाइट करना है। एग्जाम जो होता है वो दो तरह से लिया जाता है, मतलब जो आप एग्जाम देंगे थ्योरेटिकल बोर्ड सेंटर पर जाकर के, वहाँ पे दो तरह की, खास करके 2017 से प्रावधान हो गया है कि 17 के बाद से 18 से, कि इसमें पहले था 40% ऑब्जेक्टिव का, अब क्या कर दिया कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। आधा मतलब 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव से और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से। दूसरी चीज और क्या किया है कि आपको बनाना जो है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें 50% क्वेश्चन ही बनाना है। मतलब जहां पर 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 50 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। 100 क्वेश्चन है तो उसमें से कितना बनाना है आपको, तो 50 क्वेश्चन बनाना है। यानी कि आपको 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है, उसमें तो पहले 50 ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 अंक के सब्जेक्टिव होंगे। साथ में 50 अंक में मतलब हुआ कि 100 ऑब्जेक्टिव, और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको केवल 50 ही बनाना है। ठीक है। इनकी मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि एग्जाम बहुत बहुत ही आसान, लेकिन बच्चे सही से नहीं पढ़ने के कारण से, कंसेप्चुअल चीज नहीं पढ़ने के कारण से, बच्चे इतनी आसान पेपर होने के पश्चात, इतना सहूलियत देने के पश्चात बच्चे या तो फेल करते हैं या अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो धैर्य रखिए, मैं हर एक का समाधान लेकर आया हूँ। आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छा नंबर भी लाओगे। ठीक है। चलिए, इतना के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो आप ये बुक देख रहे हैं, जरा इस बुक का नाम देख लें। बहुत सारे बच्चे को इस बुक का नाम भी पता नहीं रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं क्लास 10 PSCB की सभी किताबों के नाम। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखता होगा। सबसे पहले MIL हिंदी जो है, उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिसको हम सब नॉन हिंदी वाले कहते हैं, जो मैथिली रखते हैं, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत होते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत रखने वाले होते हैं उसके लिए हिंदी का जो नाम होता है वो क्या होता है, आपको गोधूली। 9th क्लास में पार्ट 1 आता है, 10th क्लास में पार्ट 2 आता है। इसमें 2 गो हिंदी आता है, एक आता है आपको वर्णिका, पतली सी होती है। एग्जाम में यहाँ से 10 नंबर की क्वेश्चन आती है। और जो नॉन हिंदी रखेंगे उसके लिए क्लास 8 के हिंदी आता है, उसका नाम क्या है, खिसी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक। दूसरा, संस्कृत वाले जो बच्चे होंगे उसके संस्कृत का नाम है प्यूषम भाग 2। क्या है प्यूषम भाग 2? भाग 1 आपको 9th में पढ़ा जाता है, भाग 2 आपको 10th में पढ़ा। इसी की जगह पर जो ये नहीं रखेंगे, मैथिली रखेंगे, तो उस मैथिली का नाम क्या होगा, अरिपन। क्या होगा मैथिली का नाम, अरिपन होगा। याद रखिएगा, क्या होगा, मैथिली का नाम अरिपन होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे गणित के लिए, तो गणित का नाम, मैथ का नाम
जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर मैथ ही मिलेगा, उसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं। देखिए, जो क्लास 10th में खास करके बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल के युग में कम से कम इंग्लिश नाम जरूर याद रखिए, उसका स्पेलिंग सही, कुछ भारी नहीं है। विज्ञान, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्पष्ट आपको विज्ञान दिखा हुआ मिलेगा। जब आपको अदर राइटर पढ़ेंगे, भारतीय कौन हुआ, ब्रिलियंट का हुआ, एसएफ का हुआ, तो उस पर आपको इस साइंस को 3 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। एक आपको आता है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, दूसरा रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, तीसरा जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। ये आपको बुक के मेन फ्रंट पेज पर आपको ऊपर वाला कवर जो था उस पर लिखा हुआ मिलेगा। तीसरी बात आती है आपको सोशल साइंस, इसको शॉर्ट कोट में हम सब एसएसटी भी कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या होता है, इसमें 4 बुक आपको आता है। पहला आता है इतिहास, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और इसके कवर जो आप देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा, उस पर लिखा हुआ मिलेगा इतिहास की दुनिया। क्या मिलेगा आपको, इतिहास की दुनिया लिखा हुआ। दूसरा राजनीतिक शास्त्र, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं, कोई इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, ठीक है। इस दोनों के नाम से आप ये जाना जाता है, और इसका बुक के कवर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या चीज, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक। भूगोल, अगला किताब, इसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, और इसके कवर पेज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग मिलेगा, ठीक है। अगला आपको अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है ना, उस इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा पनोरमा। क्या मिलेगा आपको, पनोरमा आपको लिखा हुआ मिलेगा। पार्ट 1 आपको यहाँ क्लास में पढ़ा जाता है। यहाँ पे किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं, ये सब चीज देखिए है कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी होता है, क्या जानते हो, जब बच्चे 10th क्लास पास कर जाते हैं ना, तो बच्चे से पूछा जाता है कि किताब कितने थे आपके क्लास 10th में, कौन कौन सी किताब पढ़े थे, तो बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दिया कि एग्जाम कैसे होता है, उसके बाद हमने बताया बुक कौन कौन से होते हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर और समझते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो सबसे भारी सबको लगता है वो क्या है, मैथमेटिक्स। क्या लगता है, मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि ये मैथमेटिक्स जो है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस हम सब पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, तो हम सब अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला जो आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा वो आपको मिलेगा रियल नंबर, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये खास करके आप पढ़े होंगे कभी, संख्या पद्धति, क्लास 9th सब में पढ़ाया जाता है संख्या पद्धति, संख्या का ही जानकारी एक तरह से इसमें है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको दशमलव आपके हाथ में है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, याद नहीं समझ करके, और चुटकी बजाते ही समझिए कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे वास्तविक संख्या के। अगला है आपका अलजेब्रा। भाई इसकी तो नाम ही कुछ अलग है, इसको बैकबोन ऑफ मैथ कहा जाता है। बोन ऑफ मैथ कहने का मतलब जिस बच्चे को अलजेब्रा नहीं आता है, जैसे आदमी को नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो आदमी झुक जाता है, चल नहीं पाते हैं, ऐसे ही जिस बच्चे को यह अलजेब्रा नहीं आता है, बच्चे की मैथ झुक जाती है, मतलब मैथ उसको नहीं आता है, समझिए। इसीलिए ये तो अपने आप में बहुत ही ये है, और साथ में इसके नंबर भी देखिए कितनी खूबसूरत आपको दिख रहा है।
ठीक, चलिए इसमें 4 पार्ट होता है 20 नंबर में। पहला है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुत ही मजेदार सा आपको हम पढ़ाएंगे, कभी ना भूलने वाले ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दोगे। दूसरा है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला है आपका द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण। और चौथा है आपका समांतर श्रेणी। ये 4 चैप्टर मिल करके आपको एक बनाया है, आपको क्या, अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको ज्योमेट्री, ज्यामिति। किताब में इसको 2 पार्ट में बांट करके दिया गया है। एक आपको होता है यूक्लिड ज्यामिति और दूसरा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये नंबर जो है ना, इस पर आगे पीछे होता रहता है, कभी इसमें से 20 नंबर दोनों मिला करके पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ से आपको 30 नंबर पूछा जाता है, तो उससे आपको नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री अपने आप में एक बेस्ट है, जहां तक कुछ कुछ टीचर भी, शिक्षक भी सब में फंसते रहते हैं, दिक्कतें आती रहती है शिक्षकों को भी। और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, और 10 नंबर तो इसमें से बाबू फिक्स है, आपको भी 10 नंबर आएगा ही आएगा, इतना तो अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर। अगला आपको जो सब बच्चे के लिए एक जब प्रारंभ होता है सिलेबस, तो उसके मन में ये आता है, जिस सबका नाम आप सुने होंगे क्लास 9 सब में, लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके विषय में आप नाम, जिसके बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे, है ना। पहला है त्रिकोणमिति, इसको भी 2 पार्ट में बांट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, पहला आपको क्या है, पहला है आपका त्रिकोणमितीय फलन, या इसको जनरल वे में कहेंगे व्यक्ति है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम कह सकते हैं इसको। और दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों मतलब त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ, क्यों इसको लाया गया, तो इसका अनुप्रयोग हम सब इसमें देखेंगे। दूसरा है आपका मेंसुरेशन, ये भी 2 पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है। 2 चीजें हैं इसमें, होता है 2D। देखिए 2D का मतलब होता है, आपको अगर समझे, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। क्या होता है 2 डायमेंशन, मतलब द्विमीमीय, हिंदी में कहा जाता है द्विमीमीय, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही हो। समतल का जो हम बात करते हैं, तो समतल से रिलेटेड इसमें होता है, जो प्लेन होता है उसमें पढ़ेंगे। तो बाकी देखिए उसमें आयत, चतुर्भुज इत्यादि के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर एक नया चैप्टर दिया है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या दिया आपको, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, और दूसरा इसी मेंसुरेशन में अगला पार्ट दिया है 3D में, जिसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हम त्रिविमीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिविमीय। इसको बुक में नाम दिया है आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ ली। अगला जो आपका लास्ट है, मतलब 6 पार्ट में इसको बांट करके हम सब पढ़ते हैं। अगला जो सबसे लास्ट है वो आपको है एस्थेटिक्स, सांख्यिकी। क्या है, सांख्यिकी। इसमें 2 पार्ट में इसको भी बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें 3 चीज पढ़ा जाता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। और दूसरा पार्ट जो है जिसको हम सब कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कुल मिलाकर के 1 नंबर है। देखिए आप इस सिलेबस को तो देख लिए, कुछ टीचर इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को, जो सही भी तरीका एक है, और एक मेरे हिसाब से कुछ ये भी है कि टीचर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहीं से हो सकता है तो स्टार्ट करेंगे।
लेकिन सबसे पहले जो हम आपको एक बात कहें यहाँ पर, ये सबसे छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, बच्चे को ये जानकारी देना कि संख्या क्या है मैथ स्टार्ट करने से पहले, और उसके बारे में हम सब विशेष चर्चा करेंगे कि संख्या क्या है। ठीक है, तो छोटी सी चीजें हम सब एक बार देख लेते हैं कि क्या होती है संख्या, कौन कौन चीजें उसमें आती है, किस प्रकार की संख्या कितनी होती है, ये हम सब एक बार देख लेते हैं। चलते हैं अपने आगे की ओर और देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम सब, तो इस संख्या की, तो संख्या को सबसे पहले अगर इसको एक वे से याद रखोगे ना, तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले संख्या को दो पार्ट में हम सब बांटते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ये आपको हो गया वास्तविक संख्या, और ये क्या हो गया आपको? अवास्तविक संख्या। अब ये अवास्तविक संख्या को हम सबको पढ़ना नहीं रहता है, इस अवास्तविक संख्या को हम सब नहीं पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम आप देखें, सबसे पहले वास्तविक संख्या। ये आपको जब आप 12th में पढ़ेंगे, तो आपको 12th में आपको जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा 11th में 12th में इमेजिनरी नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या बारे में। वहाँ पे एक शब्द आता है आयोटा है, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, तो वहाँ पे। ठीक है, इस वास्तविक संख्या अगेन दो पार्ट में हम सब बांटते हैं। पहला जो है वो आपको क्या है? पहला जो आप दिख रहा है वो आपको है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है आपको? अपरिमेय संख्या। पहला क्या है? परिमेय, और दूसरा क्या है? अपरिमेय। हम अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन इस अपरिमेय को अभी छोड़ते हुए परिमेय को अगेन दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन। एक क्या होता है? इंटीजर्स, और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शन। समझिए। अब यहां से एक चीज और देखते जाइए आप, संख्या सभी वास्तविक और अवास्तविक दोनों मिल करके क्या बनते हैं? संख्या। फिर सभी अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। फिर यहाँ पर आए हैं तो सभी इंटीजर्स और सभी जो फ्रैक्शन होंगे सब क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। मैं आगे जाकर के आपको कुछ अंतर बताऊंगा कि परिमेय और भिन्न में क्या अंतर होता है। अभी सिर्फ आप नाम सुनिए, आगे हम ऐसे सीरियल आप याद रखिएगा। फिर आप देखिए कि इंटीजर्स जो थे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको पॉजिटिव और एक होता है आपको नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। भिन्न भी दो प्रकार के, एक होता है सिंपल भिन्न और एक होता है डेसिमल भिन्न, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। समझ, हम हर एक का डेफिनेशन आपको हम आगे चल करके बता देंगे आपको क्या होता है। पहले आप देख लीजिए कैसे डिवाइड किया गया है। अब ये नेगेटिव को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसको अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है होल नंबर और एक होता है कौन सा? एक होता है होल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर। मतलब आप देखेंगे तो एक होता है आपको पूर्ण संख्या और एक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। आप सबको अजीब लगता होगा, ऐसा आज तक जो हम पढ़े हैं वो तो उल्टा पढ़े हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, और आप जो आज बता रहे हैं वो ऊपर से शुरू किए हैं। ये होल संख्या, होल नंबर अभी बता रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को उसके बाद आप बता रहे हैं। तो मैं इससे बहुत सारी चीज आप क्लियर करा दूंगा, इसीलिए मैं इसे पढ़ाता हूँ और ऐसे आपको मैं बताऊंगा। क्या क्लियर करूंगा मैं? अब क्वेश्चन जो आएंगे कभी कभी कोई जो पूछेंगे कैसे,
वो पहले पे उनको बताना है, फिर आपको बता रहा हूँ। फिर प्रकृति को छोड़ करके मैं जब पूर्ण संख्या में आऊंगा तो पूर्ण संख्या को अगेन दो पार्ट में बांटा गया, सम संख्या और विषम संख्या। क्या होता है सम संख्या और विषम संख्या? डेफिनेशन आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे। साधारण भिन्न जो होते हैं इसको अगेन तीन पार्ट में पढ़ा जाता है। एक होता है आपको उचित भिन्न, दूसरा होता है आपका विषम भिन्न और तीसरा होता है आपका जिसको कहेंगे हम सब मिक्स भिन्न, मिश्रित भिन्न, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। क्या होता है आगे हम सब पढ़ेंगे। फिर डेसिमल जो होता है, डेसिमल को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है आपको टर्मिनेटिव और एक होता है नॉन टर्मिनेटिव। मतलब ये हुआ नॉन टर्मिनेट, ये हुआ आपको टर्मिनेटिव, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिव। मतलब एक शांत और एक अशांत। शांत तो शांत हो गया लेकिन अशांत तो शांत नहीं हुआ, तो अशांत को अगेन दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है आपका आवर्तीय और एक होता है अनावृत्तीय। क्या होता है हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इवन नंबर को छोड़ दीजिए और ओड नंबर को अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं अभाज्य संख्या और दूसरा होता है जिसको हम सब कहते हैं भाज्य संख्या। कहिएगा सर आप तो उल्टा पढ़ा रहे हैं, आज तक हम कभी ये नहीं पढ़े हैं जिस तरीका से आप बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरा जो होता है यह भाज्य संख्या को छोड़िए और अभाज्य संख्या अगेन दो पार्ट में विभाजित होता है, कोपरैम और ट्विन परैम। देखिए यह ऐसा जो हम आगे बताने वाले हैं यहाँ से क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर नाम अभाज्य था, इस दोनों में अभाज्य लिखा था, इसलिए हम इसको इस तरह से बांट दिए कि अभाज्य को पुनः हम सब एक पेयर में बांटते हैं। वो होता है कोपरैम और ट्विन परैम, सहभाज्य ध्रुवाभाज्य। अब जरा हम आपको यहाँ से आते हैं और क्वेश्चन की जरा हम डिस्कशन करते हुए आपको बताते हैं। तो देखिए जब हम सब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो कभी कभी जानते हो कोई क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताइए सभी फ्रैक्शन जो होता है वह परिमेय होता है। सभी फ्रैक्शन मतलब क्या सभी भिन्न, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आया है। क्या सभी भिन्न जो होता है वह परिमेय आता होता है? कहीं पर किसी टीचर ने आज तक नहीं बताया है, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, इतने में बहुत वर्ड हो जाए। लेकिन अगर इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो जो नीचे हैं वो सब ऊपर वाले होंगे। कितना ध्यान रखिए, मतलब सभी इंटीजर्स भी आपको सब परिमेय होगा, सभी फ्रैक्शन भी आपका क्या होगा फ्रैक्शन मतलब परिमेय होगा। फिर यहाँ पर आ जाइए कि क्या सभी प्राकृतिक जो होता है, सभी प्राकृतिक जो है वो क्या है परिमेय है। सभी प्राकृतिक देखिए यही से छूटा है, सभी प्राकृतिक परिमेय होगा, सभी होल परिमेय होगा, सभी साधारण भिन्न परिमेय होगा, सभी दशमलव भिन्न परिमेय होगा। मतलब ये जितने होंगे ना सब परिमेय का ही पार्ट है। बात समझ रहे हैं? अब दूसरी चीज और आपको आएंगे, कभी कभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आएगा, जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे, उसे क्लियर कर देंगे। यहाँ से पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? जब आप ऐसे बोला जाएगा आपको कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो जवाब देंगे यस। लेकिन जब उल्टा पूछा जाएगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं। क्यों? आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। लेकिन जब नीचे आएंगे कहेंगे आपको क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हाँ। सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हाँ। गलत जवाब। याद रखिएगा सभी विषम जो होगा प्राकृतिक होगा, लेकिन सभी सम प्राकृतिक नहीं होगा। कि जीरो को भी हम सब शामिल करते हैं सम संख्या में, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं, वो क्या है पूर्ण है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब आगे अगर हम बात करेंगे यहीं पर कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होगी। देखो वहां से तीर नहीं निकला है, तीर निकला है यहाँ से,
तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होगी, विषम होगी। सिर्फ एक दो एक सम संख्या है लेकिन वो क्या है, अभाज्य है। तो यह एक दो एक्सेप्शन में आ जाता है, तो उसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे। नहीं तो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो टोटल का टोटल क्या है, विषम है। और भाज्य जो है वो तो सम भी होंगे विषम भी होंगे। सम तो सम है ही है, लेकिन विषम की पार्टी हम सब निकाल दिए। सभी भाज्य जो होगा वो क्या होगा, विषम भी होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कोप्राइम नंबर, इसमें क्या है, जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या भी आ जाएगा, अभाज्य भी आएगा, भाज्य भी आएगा, दोनों मिल करके भी आपको क्या बनाता है, सहभाज्य संख्या। लेकिन जब जुड़वा अभाज्य की बात आएगी तो जुड़वा अभाज्य संख्या केवल और केवल अभाज्य संख्या का ही पार्ट होता है। आशा करता हूँ आप सभी इस टेबल को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। अगली स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो सबका डेफिनेशन आपको दिखा दूं मैं, सबका डेफिनेशन आप समझाएंगे। देखिए क्या लिखा है, स्पष्ट देखिए, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रहा है यहाँ से। सबसे पहले गणित में कुल अंक कितने होते हैं, देखिए स्पष्ट लिखा है कि गणित में संख्या गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अंक क्या है, या तो संख्या को या कभी आप गणित भी बोल सकते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, अंक है। क्या है आपको, अंक है। और गणित में कुल मिलाकर का अंक की संख्या कितनी है, 10 अंक है। कितने अंक है, 10 अंक। वो है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है, ये अंक है। और इसी अंकों के मिलने से क्या बनती है, संख्या। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि अंकों का ऐसा समूह जो अपना कुछ क्या रखे, मान रखे। अंकों का ऐसा समूह जो क्या रखे, अपना मान रखे, उसी को हम सब क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है संख्या। जैसे कंफ्यूजन में आता है कि जीरो क्या है, अंक है कि संख्या है। देखिए वैसे जीरो को जब आप बात करेंगे तो उसको संख्या की गिनती में रखा जाता है, अंक की गिनती में रखा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं ये सब, वो सब क्या है, वो टोटल का टोटल संख्या है। अब एक बात और यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपको कि संख्याओं की संख्या, यहाँ पर क्या लिखा है, संख्याओं की संख्या असीमित है। असीमित मतलब डेफिनिट नहीं, फिक्स नहीं है, अनंत है, अनगिनत है। इसलिए यहाँ पर हम दर्शा भी दिए हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती। आप नहीं लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि सबसे छोटी संख्या लिखो, कहिएगा एक नहीं, एक से भी छोटी माइनस एक, कहिएगा माइनस 10,000, उससे भी छोटी है, माइनस 15,000, उससे भी छोटी है। तो सबसे ना तो छोटी संख्या लिख सकते हैं ना सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक, अगला, अब आप सबकी जो मांगे थी, आप सब जो सोच रहे होंगे, हम भी वही से पढ़ रहे हैं। अब गौर से देखिएगा आप सब, क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। सब पढ़ते यही आ रहे हैं कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, गिनती स्टार्ट होती है एक से। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। एक हुआ, दो हुआ, 3 4 5 6 अनंत, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको सूचित किया जाता है कौन चीज से, एम से। बहुत दिक्कतें आती है बच्चे, पता है किताब सब में कभी कभी बुक सब में लिखा रहता है ऐसे कि एक्स ऐसे करके एन लिखा रहता है।
टीचर ना तो इसको समझाती है कि ये क्यों दिया है, बच्चे को कुछ पता नहीं कि वो क्यों दिया रहता है, बच्चा ये नहीं समझता है कि ये क्या है। तो आज समझ लीजिए n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। क्या कहा जाता है? बिलोंग्स टू। मतलब ये x जो है n में निर्भर करता है, n में से ही कोई एक क्या है, x है। ऐसे ही अगर बात करेंगे हम सब यहाँ पर, तो लिखा है यहाँ पर पूर्ण संख्या, मतलब शून्य सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या टोटल तो है ही, उसमें साथ यहाँ से यहाँ तक तो आप क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक है, उसमें क्या मिला दिया हम, जीरो मिला दिए तो क्या बन गया, वो पूर्ण संख्या बन गया। और इसको भी कौन चीज सूचित करते हैं, डब्ल्यू से, याद रखिए। अब तीसरी बात आती है आपको सम संख्या। देखिए स्पष्ट है कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, आप ये भी पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8, ये आप याद में रखिए। आप ये याद रखिए कि अंतिम अंक, इकाई अंक या तो 0 होगा लास्ट में, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो हम कहेंगे वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, जैसे सब में देखिए 0, 2, 4, लास्ट में 6, 0, 8, ये सब क्या है, सम संख्या। इसको सूचित कौन चीज से करते हैं, इसे। अब अगला है आपका विषम संख्या। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूरा विभाजित ना हो, उसको हम सब कहते हैं विषम संख्या। और अब दूसरा चीज समझिए, आप इसको याद नहीं रखिए, हम वो नहीं लिखते ना तो आप कहते हैं आप गलत लिखे हैं डेफिनेशन, इसीलिए मैं उसके साथ ये लिख दिया हूँ। आप ये याद रखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या क्या हो, 9, अगर अंत में इस सब को देखो तो आंख बंद करके बोल दो यह कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, और इसे कौन सी से, जीरो नहीं है, ओ है, ओ से इसको डिनोट किया जाता है। अगला संख्या जो आपको क्या है, अभाज्य या इसी का दूसरा नाम रूढ़ संख्या है। क्या नाम है, रूढ़ संख्या। ठीक, अब इसको डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और स्वयं यानी खुद से विभाजित हो। यहाँ पर देखिए केवल शब्द लिखा हो, इसका अर्थ होता है कि जो लिखा है सिर्फ वही, मतलब या तो एक और स्वयं, दोनों से, इसके अलावा किसी से नहीं। अब इसको दूसरी भाषा में कभी बुक में बोला जाता है कि बताइए कि अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। तो हम दूसरी भाषा में भी लिख दिया कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो हो ना, एक एक और एक खुद, मतलब स्वयं, कोई दो गुणनखंड हो, उसको हम अभाज्य कहेंगे। या हम बच्चों को गांव घर में पढ़ाते हैं, कैसे, मूर्ख वाले शब्दों में कहा जाता है कि जो संख्या किसी से कटे, मतलब स्वयं तो स्वयं है ही है, एक तो एक है ही है, लेकिन जो किसी भी संख्या से न कटे, देखिए अभाज्य, मतलब जो भाग ना लगे, जिसमें भाग ही ना लगे किसी से, उसी को क्या कहेंगे हम सब, अभाज्य। ठीक, एग्जाम्पल में 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब है, किसी भी संख्या में भाग नहीं लगती है, साथ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए दो कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सम संख्या। ठीक है, लेकिन सम के साथ वो क्या है, अभाज्य, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया दो एक सम अभाज्य संख्या। और प्यारे दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि केवल दो ही एक इकलौता ऐसा संख्या है जो सम है और साथ में अभाज्य है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम के साथ अभाज्य है। अगला आपको यौगिक संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो,
मतलब एक से भी होता है, स्वयं से भी हो जाता है, और कम से कम किसी एक और से। 3 हुआ तो यहाँ पर लिख दीजिए अधिक से कम 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो, मतलब जिसमें भाग लग जाए उसको भाज्य कहेंगे। ठीक है, जैसे में 4, 6, 8, 9, 15 ये सब में किसी न किसी संख्या से भाग लगता है। ठीक, साथ में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बच्चे यही गलती करते हैं जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जब आप माध्य निकालने के लिए जाएंगे तो आपको पूछ लेगा कि बताइए प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए, तो बच्चे 2 से स्टार्ट करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं रहता है। तो आप याद रखिएगा, ध्यान अभी से समझ लीजिए कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं, और ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि एक कौन सी संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए मैं डेफिनेशन में भी ऊपर में स्पष्ट लिख दिया हूं, यहाँ पर एक से बड़ी, और यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ एक न तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है, न ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। एक न तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है और न ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक, अब आगे देखिए सभाज्य संख्या। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना हो, 1 हो। ये अभाज्य कोई भी जो 2 संख्या होगी ना जिसका मौसम, अगर मौसम मतलब महत्तम, इसको शॉर्ट फॉर्म में HCF घर की भाषा में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, है ना। अगर उसका मौसम 1 होगा तो वह संख्या क्या होगा, सभाज्य। ज्ञात करने का भी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो सिंपल वे है, आप याद रखिएगा दोनों का मौसम 1, दोनों का मौसम 1, महत्तम 1, दोनों का महत्तम 1, तो क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। अगला है जुड़वाभाज्य संख्या। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो, 2। इसको दूसरा भी डेफिनेशन बहुत सारे टीचर लिखते हैं कि जिन 2 लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो। अब ये भी बोल सकते हैं, वो भी सही है कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, तो ऑलरेडी उसका अंतर 2 होगा। या वैसे बोल सकते जिन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, उसी के युग्म को हम सब जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए सबका अंतर 2। ठीक है, अब आती है आपकी बात पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक 2 संख्याओं के मिलकर बनी होती है, एक आपको धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का समूह जो होता है वही पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्या मतलब ये जो देख रहे हैं ये आपको धनात्मक है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, उसको धनात्मक कहेंगे। और उसी धनात्मक में अगर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, ऋण, ऋणात्मक, कर्जा वाले। ठीक है, और याद रखिएगा ये 0 है बॉर्डर, यहाँ से राइट जाएंगे, कहीं से भी राइट जाएंगे तो वह बढ़ेगा हमेशा। यहाँ से इधर बढ़िए ना, ये बढ़ेगा। अब कहेंगे -2 और -3 में कौन बड़ा, कहेंगे -2 बड़ा, छोटा है, -3 छोटा है। क्यों, ये कर्जा है, बच्चे में पढ़ते होंगे कि माइनस का मतलब जितना माइनस में बड़ा उतना वो छोटा, मतलब इसके पास 3 रुपया कर्जा है, इसके पास 2 रुपया कर्जा है। धनिक कौन हुआ, 2 रुपया वाले ना, समझ लीजिए। तो याद रखिएगा ये राइट बढ़ने पर, राइट जाने पर बढ़ता है, लेफ्ट जाने पर ये घटता है। इतना बात ध्यान में आप रखेंगे। इसे सूचित कौन चीज से किया जाता है, ऐसे सूचित किया जाता है। अगली पार्ट आपको आती है परिमेय संख्या। ये बहुत बेस्ट चीज है, यही से समझने की कोशिश करो। परिमेय संख्या, जो संख्या पीवरते क्यू के रूप में लिखा हो या उसे पीवरते क्यू के रूप में लिखा जा सके। कंडीशन याद रखना, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, साथ में p और q पूर्णांक हो। देखिए अभी डेफिनेशन हम पूर्णांक में दिए हैं, 0 भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है q जो होगा नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ दो, -2 +2 मतलब नहीं है, लेकिन 0 ना हो। साथ में इस p पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, एक अधिक भी कहा जाता है बच्चों को। बताइए क्या 0 क्या है, 0 परिमेय है कि नहीं है। ठीक है, 0 परिमेय है, इसके बट्टे में हम 1 दे सकते हैं।
लेकिन 1 के बटे में हम 0 कभी भी नहीं दे सकते, या कभी जाकर के हम ऐसा केस आएंगे तो हम बताएंगे यह अपरिभाषित के केस में आ जाता है। क्यों आता है परिभाषित, क्यों कहा जाता है, डिस्कशन हम कभी करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अब बात आती है इसमें पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, तो समझ गया। जैसे ये परिमेय, ये भी परिमेय, पी बटे क्यू के रूप में कुछ नहीं है तो बटे हम 1 दे सकते हैं, ये सब परिमेय है। अब छोटी सी बात बता दूं आपको, तो इसके जस्ट बाद, चूंकि जरूरी हमको इतना ही पाठ का था इसीलिए हम इतना ही लिखे यहाँ पर। एक भिन्न आता है, यहाँ पर देखो इसमें माइनस लगा है ना, इसे माइनस, ये भिन्न, ये परिमेय है, पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन जब भिन्न की परिभाषा कभी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि भिन्न किस रूप में लिखा जाता है, अंश बटे हर के रूप में, और वहां पर लिखा जाता है जहां अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, वहां पर लिखा रहता है कि धनात्मक पूर्णांक, या इसको ऐसे लिखा जाता है यह प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ये और क्यों क्या होना चाहिए, प्राकृतिक, मतलब उसमें माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। अगर वो माइनस, ये क्या है, ये भिन्न भी है परिमेय भी है, लेकिन बात करेंगे इसको, यह परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है, इस चीज को आप गौर से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे सूचित कौन चीज से किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब जब ये बट्टा में है तो कभी कभी आप पढ़े होंगे क्लास 8 9th में कभी, कि अगर 5/6 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 6 में आप 5 से भाग दीजिए। तो ऐसे ही जब किसी भी परिमेय में अगर p में q से भाग देने पर वो क्या बन जाता है, दशमलव में परिवर्तित हो जाता है। अब हमसे कहेंगे सर आप बहुत मतलब ये पढ़ा रहे हैं, आप कहिए सर 8/6 है या 8/4 है, ऐसा लिख दो तो 4 दूना 8, ये का दशमलव में जाएंगे बेटा, दशमलव 0 होगा, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हम। और पहली बात एक और समझ लो कि ये परिमेय संख्या के मानक रूप में है ही नहीं, ध्यान रखिए, मानक रूप उसी को कहा जाता है, याद रखेंगे इस चीज, जहां पर p और q में कोई उभयनिष्ठ ना हो, कोई कॉमन फैक्टर, जब उभयनिष्ठ कुछ नहीं होगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, तभी उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा मानक रूप में। और हमेशा कभी भी परिमेय संख्या को देखो तो सबसे पहला काम करो कि उसके तुम मानक रूप में लिख दिया करो, ठीक है। चलिए अब जब भाग देते हैं तो दशमलव में जाता है, और दशमलव में आने पर ये 2 प्रकार का रूप लेता है। कौन कौन सा रूप लेता है, एक लेता है शांत का, और एक लेता है, आगे देखेंगे, वो अशांत का। अब शांत किसको कहेंगे, तो नाम से उसका शांत मतलब रुका हुआ, स्थिर, जो बढ़ता ना हो, वही चीज हम लिखे हैं। यदि p और p में q से भाग देने पर दशमलव के बाद, दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाती है, अर्थात शेषफल क्या आ जाती है 0, तब उसको हम सब शांत कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं रुका, तो उसको शांत नहीं कहेंगे, अशांत कहेंगे। अब समस्या एक आती है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम बढ़ा देता हूँ कुछ। आप कहेंगे सर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी संख्या को कैसे जानेंगे कि शांत है कि अशांत है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को आप समझिए। अब हम यहाँ पर कुछ नोट लिखे, बहुत अच्छी चीजें हैं। यदि p/q मानक रूप में हो, देखिए हम लिखे हैं यहाँ पर मानक रूप, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। तो यदि q इस रूप में आता है, मतलब q का गुणनखंड निकालेंगे, नीचे वाला जो होगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। अगर गुणनखंड निकालने के बाद उसमें केवल 2 और 5 आया, या तो केवल 2 आएगा, या केवल 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा, तो वह शांत होता है। अर्थात यदि q का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ न आए, मतलब केवल यही दोनों आए, तब वो क्या कहलाता है, शांत, अन्यथा क्या कहलाएगा, अशांत। इसी अशांत को, इस शांत को अवसानी कहते हैं, दूसरा नाम कभी कभी आपको अगर बोलेगा याद रखिएगा, इसको अवसानी, अंग्रेजी नाम हम ऊपर में टेबल में लिख चुके हैं। इसको
अनवसानी या अशांत कहते हैं, नाम स्पष्ट है यहाँ पर। यदि p में q से भाग देने पर दशमलव के बाद नहीं रुकती है अर्थात शेषफल 0 नहीं आती है तो अशांत होती है। और इसका दूसरी बात यहाँ पर, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ यहाँ पर सॉरी लिखे नहीं है हम, अगर q का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो हम कहेंगे वो क्या है, अशांत है। बिल्कुल कोई भाग ताग देने की जरूरत नहीं है, p में q में भाग देना नहीं है। आप नीचे देख लो क्या है लिखा, q का गुणनखंड निकालेंगे, जो भी लिखा है अगर वह क्या है उसमें कुछ भी आ गया, जैसे हम एग्जांपल के लिए बताओ यहाँ पर 75 है, 75 को जो आप बांटोगे क्या निकलेगा, 3 से 25 दिया 75, 5 5 देख रहे हो, 5 तो है लेकिन साथ में क्या आ गया 3, तो ये 3 जो आ गया ना यही खराबी कर दिया। अगर 3 इसमें नहीं रहता तो विभाजित हो जाता, मतलब शांत हो जाता, 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। ऐसे इसमें भी 3 आ गया, ये देख लो कभी रुका ही नहीं है, ये भी क्या कहलाता है, इसने रेकरिंग दिया है, ये देखो ये सब क्या है, अशांत है। अब ये अशांत दो प्रकार के, एक होता है आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब वो रिपीट करता है, तो वही चीज यहाँ पर लिख चुके हैं। यदि p में q से भाग देने पर दशमलव के बाद अंक क्या होता है, रिपीट होता है, एक ही अंक क्या होती है बार बार अगर आती है तब उसको हम सब क्या कहेंगे, बार बार अगर आती है तो उसको हम सब क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम सब अशांत आवृत्ति। जैसे 1/6, अब भागा देकर देखो, 1/6 में भागा देंगे कितना होगा, 1 मिनट देख लेते हैं, 1 में 6 से भागा दो तो कितना आता है, 6 तिरिक, हाँ 6 एकम 6 नहीं सॉरी 1/6 नहीं आएगा, ये सही है, 2/3 सही है, ये सही है, ये है। भगा देकर देखो इसमें आपको इतना ही आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पर इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको बता दें कि इसको परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या, देखिए कभी कभी आता है ऐसा, पाई का मान आता है आपको 22/7, तो 22/7 आपको परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो पाई है ना वो अपरिमेय है, ये टोटल अपरिमेय संख्या। ऐसा कहीं पर भी रूप देखो कि आपको क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ऐसा कभी भी देखो, जो 0 है फिर 1 किसी से पूछेगा, ये एक्सेप्शन में आ जाता है, इसे पॉइंट आप याद रखें। लिखे यहाँ पर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अशांत दशमलव मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, बच्चे फंसते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब लास्ट में आपका है आपका परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, या तो परिमेय है या अपरिमेय है, क्या कहलाता है वो, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे कौन से सिद्ध करते हैं, आर से, और इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बच्चों, आज हम आपको जो छोटी चीजें थी, जो आपको खास करके अगर आप मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th में तो बगैर इतनी जानकारी से पहले आप मैथ पढ़ नहीं सकते हैं, इतना समझ लीजिए। मैथ पढ़ने के लिए आपको इतनी सारी जानकारी आपको चाहिए, समझ गए। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझे होंगे। किसी प्रकार की दिक्कतें हो, परेशानियां हो, आप कमेंट में जरूर हमको कहें, और विशेष जानकारी हो, इसकी नोट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप पर मैसेज करेंगे, आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आप इस चैनल पर बने रहें। आपको आशा दिलाता हूं कि आप मैथ में नहीं, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जो भी पेपर आपको होगा हर एक का समाधान, और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एहसास हुआ कि आज पहली बार हम एक
अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ना स्टार्ट किए हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सबों पर कि आप सभी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो खास करके अब की बार 2027 में 10th क्लास का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से आपको हम स्टार्ट करेंगे आपकी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे क्या होता है। एक क्लास 2 क्लास पढ़ के देखिए, मजा ना आए तो आप बताएंगे, कहीं पढ़ते होंगे फिर भी आप देखिए क्या कुछ खास है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बेफिक्र होकर के पढ़िए। ठीक है।